हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज एंड दिस विल बी द पार्ट 1 फॉर द एंटायर डिस्कशन, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज को डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से बिल्ड हो, इसके ऊपर हमारे यहाँ पे फोकस रहने वाला है। सो इनिशियल 2 प्रॉपर्टीज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड वी विल टेक इट अप लेटर, है ना। बाकी की प्रॉपर्टीज के लिए हम पार्ट 2 अलग से आपके साथ में रिलीज करने वाले हैं, उसको भी आप यहाँ पे अच्छे तरीके से फॉलो करना। मेक श्योर कि आपने इसके पहले वाला वीडियो भी देख लिया है, जहां पर मैंने आपके साथ में डोमेन रेंज और ग्राफ का डिस्कशन कर रखा है। ऑलराइट, आईटीएफ के अंदर बच्चों आपके यहाँ पर जो बेसिकली कंटेंट का साइज है वो काफी कम है ना। काफी जल्दी आप यहाँ पे इसको कवर कर लेते हैं, लेकिन अगर ठीक तरीके से कवर ना हो तो जेई लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर फिर आपसे, है ना, बनने में दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पर जरूरत पड़ती है डीप अंडरस्टैंडिंग की, कि कब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मुला इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ऊपर जो कंडीशन है वो हमें सही तरीके से समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो आपको यहाँ पर जो है पढ़ते समय यहाँ पर थ्योरी के ऊपर थोड़ा और फोकस के साथ में यहाँ पे इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी आर स्पेंडिंग सम गुड अमाउंट ऑफ टाइम ऑन लर्निंग द थ्योरेटिकल पोर्शंस इन दिस केस। एंड प्रॉपर्टीज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे जो पहली प्रॉपर्टी, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे करना चाहते हैं, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन दिस आइडिया ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब कंपोजिट फंक्शन, मतलब फंक्शन के अंदर आपने यहाँ पे कोई दूसरा फंक्शन डाल दिया है, ठीक है ना। यहां से हम हमारा डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन इस पर्टिकुलर पीडीएफ को अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं रिवीजन के लिए, देन आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस सेशन के बाद में अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, देन मार्क्स ऐप के ऊपर आपको कई सारे सवाल मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए फ्रॉम द सेम टॉपिक, दैट यू कैन गो एंड प्रैक्टिस। इफ यू आर कंफर्टेबल विद एनी अदर मटेरियल, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश हमेशा ये करो कि एटलीस्ट जो पीवाईक्यूज हैं वो आपके यहाँ पे एटलीस्ट किए हुए होना चाहिए, सो दैट यू नो कि आपकी जो प्रिपरेशन लेवल है वो एक्चुअली जेई लेवल तक पहुंची है या नहीं पहुंची। ऑलराइट, सो लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन। हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी फर्स्ट जो है उसके हम 3 अलग अलग पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। क्या डिफरेंस है इसके अंदर देखो एक बार। हम ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप इस तरह का कॉम्पोजिशन बनाते हो, क्योंकि एक आपका इनवर्स फंक्शन है, एक आपका ओरिजिनल फंक्शन है, इनका कॉम्पोजिशन बनाओगे तो वैसे तो हमें पता है कि यार एक्स ही आता है, लेकिन तब भी इसको हम अच्छे से यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, है ना, कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। राइट, जैसे यहाँ पर अगर कंपोजिशन में बनाना चाहता हूँ साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, या मैं बनाना चाहता हूँ कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये दोनों ही आपके सिंप्लीफाई होके एक्स ही बनते हैं। राइट, एंड अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, होना भी चाहिए क्या ऐसा। आप यहाँ पे अगर बेसिकली साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी इनपुट डालते हैं, है ना, लेट से आपने यहाँ पर डाला 1/√2, सो 1/√2 अगर आपने डाला तो साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना हो जाएगा, π/4, और साइन ऑफ π/4 आगे चल के वापस कितना हो जाएगा, 1/√2। मतलब आपने डाला भी था 1/√2, वापस आ भी गया 1/√2, ठीक है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि इसका सिंप्लीफिकेशन अल्टीमेटली x के बराबर ही आ गया, जो भी आप यहाँ पे डालने वाले थे वही आपका यहाँ पे पलट के आंसर भी आ जाता है। राइट, अब ये चीज डेफिनेटली ट्रू है कि यहाँ पर आपके उसमें इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा वो y = x वाला ग्राफ बनना चाहिए, लेकिन एक बार आपने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन लिख दिया तो ये गलती मत कर देना कि y = x मतलब आपने पूरी लाइन ही बना दी। नहीं, ओरिजिनल फंक्शन जो आपके पास में था उसके अंदर क्योंकि रिस्ट्रिक्शन साइन इनवर्स जनरेट करके देगा या फिर कॉस इनवर्स जनरेट करके देगा, तो वो ऑलरेडी ये रिस्ट्रिक्शन फॉलो करते हैं कि यार उनको इनपुट -1 और 1 के बीच के ही चाहिए होते हैं, ठीक है ना। दैट्स व्हाई यू विल डेफिनेटली गेट y = x एज द सिंप्लीफिकेशन एंड द ग्राफ विल बी अ 45 डिग्री का यहाँ पे लाइन सेगमेंट, बट इट विल बी ओनली फ्रॉम -1 से लेके 1, है ना। आपका यहाँ पर जो पूरे फंक्शन का डोमेन है उसको हमें यहाँ पे रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाहर हम नहीं जाएंगे। दैट्स वाई हम इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी 1 को 3 पार्ट्स में बेसिकली पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट अगर मैं यहां पर देखता हूं तो हम यहां पे कह रहे हैं कि देखो tan ऑफ tan इनवर्स x और cot ऑफ cot इनवर्स x भी x ही होता है। पहले भी तो सर यही बताया था, है ना, कि sin इनवर्स ऑफ sin x और sin ऑफ sin इनवर्स ऑफ x एंड cos ऑफ cos इनवर्स x x होता है। यहां पे भी यही बता रहे हैं कि tan ऑफ tan इनवर्स x और cot ऑफ cot इनवर्स x आपका x होता है, ठीक है ना। क्योंकि क्या है, चीजें इनवर्स एक हैं एक दूसरे की, तो फिर से आप अगर यहाँ पे ट्राई करके देखना चाहो तो कर भी सकते हो। जैसे आपने अगर यहाँ पे वैल्यू सोची √3, सो tan इनवर्स के अंदर √3 अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आप एंगल सोचोगे π/3, एंड देन tan ऑफ π/3 जब कैलकुलेट होगा तो वापस आ जाएगा √3। मतलब जो आपने x सोचा था वही फाइनली कैलकुलेट होकर आपका आंसर भी आ गया है। सो tan ऑफ tan इनवर्स x इज बेसिकली इक्वल टू x। अब यहां पे फिर से हमें क्या रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, tan इनवर्स x की डोमेन को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि उसके बाहर के हमने यहाँ पे इनपुट्स नहीं डालने चाहिए। लेकिन यहां अच्छी बात क्या है कि tan इनवर्स का डोमेन ही एंटायर R होता है। यही सेम बात ट्रू है cot इनवर्स के लिए भी। दैट्स वाई अब आप यहाँ पे जो y = x सोच रहे हैं एज द ग्राफ ऑफ tan ऑफ tan इनवर्स x या फिर ग्राफ ऑफ cot ऑफ cot इनवर्स x, वो सच में यहाँ पर y = x वाली कंप्लीट लाइन होती है। राइट, सो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपके इसमें एक लाइन सेगमेंट आया है, जबकि यहाँ पर आपके इसमें कंप्लीट लाइन आई है।
सिंप्लीफाई, लेकिन दोनों ही कैसे हो रहे हैं, x के साथ ही यहां पर सिंप्लीफिकेशन आपको मिल रहा है। एंड एक सेक्शन और हमने यहां पर बना के रखा है जहां पे हम कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x या सीकेंड ऑफ सीकेंड इनवर्स x को सिंप्लीफाई करके देखना चाहते हैं। यहां पर भी हमारा आंसर तो देखो x के बराबर ही आ रहा है सभी केसेस में। इनफैक्ट ये चीज हमने टाइटल में ही लिख के रखी है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर अगर आपने उसी का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल रखा है तो ये जो कंपोजिशन है ये x के बराबर ही आंसर देगी, इसमें कोई हमें शक नहीं है। लेकिन क्योंकि इंटरवल्स यहां पर मैटर करते हैं इसलिए 3 सेक्शंस में यहां पर पढ़ा जा रहा है। यहां पर आप नोटिस करो कि आपके इसमें y = x आ तो रहा है, लेकिन ये डिफाइंड ही कहां पर है, 1 के आगे या फिर -1 के पीछे, राइट। बीच में यहां पर ग्राफ ही आपका एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए फॉर दीज काइंड ऑफ फंक्शंस, जो कैसे हैं, कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x या फिर सीकेंड ऑफ सीकेंड इनवर्स x। बट ओवरऑल सिचुएशन इन सभी केसेस में सिंपल है, सिंप्लीफाई करके आपको वापस x मिल जाता है। दैट इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर। ऑलराइट, नाउ कम्स द सेकंड प्रॉपर्टी जहां पर हमें थोड़ा सा एक सवाल भी यहां पर कर लेते हैं, देन वी विल कम टू सेकंड प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम फिर से कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे लेकिन पलट देंगे चीजों को, ठीक है ना। इनवर्स को बाहर कर दिया है और एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अंदर कर दिया है, जबकि अभी तक क्या हो रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाहर रहता था और इनवर्स फंक्शन आपका अंदर रहता था, ठीक है ना। सो प्रॉपर्टी 2 का इंतजार रहेगा, काफी अच्छा डिस्कशन यहां पे स्टार्ट होगा। अभी के लिए हम यहां पे इस क्वेश्चन के ऊपर अगर फोकस कर रहे हैं तो ये कैसे आपको आंसर निकाल के देना चाह रहा है, हम यहां पे tan of 2 tan inverse of 3/4 निकालना चाहते हैं। सो जब भी आपके इसमें यहां पे ITF का सवाल आएगा, हमेशा आपने अपने दिमाग में रखना चाहिए कि जो आपके इनवर्स के वैल्यूज हैं वो जब कैलकुलेट होके आते हैं तो कोई ना कोई एंगल हमें मिलता है, राइट। ये अगर आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी अगर यहाँ पे सोचोगे तो इस चीज का सब्स्टिट्यूशन अगर आप डेटा से सोचना चाहते हो तो आप थीटा के बराबर कुछ सोचोगे। किस चीज को, tan इनवर्स 3/4 को आप अगर कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो, सो थीटा जैसी चीज सब्स्टिट्यूट करना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि आपको ये फील भी आने लग गया कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई एंगल है, राइट। अच्छा, लेकिन इससे 2 फायदे हुए हैं। एक तो ये कि मैं इस पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन में दोनों साइड tan ले सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/4 एंड राइट हैंड साइड में tan लेंगे तो tan थीटा बनेगा। एंड अभी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं कि tan इनवर्स ऑफ x इज x, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 3/4 मिलने वाला है। सो दैट बेसिकली इंडिकेट्स कि आपका जो tan थीटा होगा वो 3/4 के बराबर होना चाहिए। ये तो एक फायदा है ही इस सब्स्टिट्यूशन का। दूसरा फायदा क्या है कि हम जब अपने सवाल को अब नोटिस करते हैं तो वो कुछ ज्यादा ही इजी फील होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहां पर बोल दिया है कि यार ये एंटिटी आपका थीटा है, सो व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट इज बेसिकली tan 2 थीटा। अब ये तो देख के ऐसा लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वो हमें पता है, ये होता है बेसिकली 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। नाउ वी हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कि tan थीटा का वैल्यू 3/4 है, तो उसको यहाँ पे इनपुट में डाल देते हैं। सो 2 टाइम्स ऑफ 3/4 नीचे आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 माइनस 9/16। बस इसी चीज को सिंप्लीफाई करने की देरी है। ये कितना हो जाएगा 3/2, उसके बाद में 16 ऊपर एंड 7 नीचे, कैंसिलेशन के बाद में 24/7 आपका वैल्यू बचना चाहिए, विच मेक्स ए एज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये इतना ऑब्वियस प्रॉपर्टी है कि यार आपका tan इनवर्स ऑफ 3/4 अगर थीटा है, सो tan थीटा इक्वल 3/4 है, ये इतना ऑब्वियस है कि ये नहीं बता के भी हम यहाँ पे एक्चुअली यही कर रहे होते हैं, राइट। कि अगर मैंने इसको थीटा माना है मतलब tan थीटा को 3/4 माना है, राइट। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द सेकंड डिस्कशन विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो हम यहाँ पे करना चाहते हैं। जब हमने स्वैप कर दिया है, अभी भी हम यहाँ पे कॉम्पोजिशन ही क्रिएट कर रहे हैं, अभी भी इनवर्स और ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ही कॉम्बिनेशन क्रिएट होगा, लेकिन इस बार इनवर्स फंक्शन बाहर है, राइट। अब इनवर्स फंक्शन बाहर होने की वजह से क्या हुआ है कि अब ये जो आपके पास में सवाल है ना, ये जो आपके इसमें यहाँ पे अभी डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप ये रियलाइज करोगे कि ये सभी के सभी कॉम्पोजिशंस जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो पीरियोडिक बन चुके हैं, क्योंकि अंदर वाला फंक्शन आपका पीरियोडिक हो चुका है, राइट। सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पीरियोडिक होते हैं। अभी जो एग्जांपल अभी हम लेके चल रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, उसके अंदर साइन एक्स के बारे में सोच के देखो, साइन एक्स आपका एक पीरियोडिक फंक्शन है। सो थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद में आपका साइन का वैल्यू सेम क्रिएट होगा। साइन का वैल्यू अगर सेम क्रिएट होगा तो वही सेम वैल्यू साइन इनवर्स को बार बार मिलेगा, वही सेम वैल्यू साइन इनवर्स को अगर बार बार मिलेगा तो साइन इनवर्स भी यहाँ पे बार बार सेम वैल्यू क्रिएट करेगा। मतलब ओवरऑल कंपोजिट फंक्शन जो यहाँ पर क्रिएटेड है वो एक पीरियोडिक फंक्शन होगा, और इनफैक्ट उसका पीरियड भी 2 पाई के ही बराबर होना चाहिए, राइट।
लेकिन यहां पे फिर हम ये इतना डिटेल में डिस्कशन क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम इतना यहां पर ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, एंड यहां पर भी क्वेश्चन मार्क क्यों लगा हुआ है, जबकि प्रॉपर्टी 1 लिखते समय तो हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था। प्रॉपर्टी 1 लिखते समय तो हमने टाइटल में ही लिख दिया था कि ये जो कॉम्पोजिशन है इसका आंसर एक्स आएगा, चाहे आप थर्ड की बात करो, चाहे आप सेकंड की बात करो, चाहे फर्स्ट की बात करो। यस, रिस्ट्रिक्शंस एक्स के ऊपर देखने के लिए हमने 3 अलग अलग पार्ट्स किए हैं, लेकिन आंसर हमें पहले से पता है कि आने वाला एक्स ही है। बट वॉट हैपन्स इन प्रॉपर्टी 2 कि हर बार एक्स नहीं आता है, ठीक है ना, कभी कभी तो आता है लेकिन कभी कभी नहीं आता है। तो अभी हमें यही देखना है कि कब कब आता है और कब कब नहीं आता है, राइट। सो ये वाला अंडरस्टैंडिंग अगर आपको अच्छी तरीके से बिल्ड करना है, देन द आइडिया इज बेसिकली टू टेक डिफरेंट एंगल्स एंड रियलाइज बाय एक्सपेरिमेंटेशन कहना चाहिए, ठीक है ना। लेट अस रियलाइज बाय एक्सपेरिमेंटेशन कि यार कहां कहां पे हमें दिक्कत हो रही है, कहां कहां पे दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर ये बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स आपके सामने बना दिए हैं। चारों ही क्वाड्रेंट्स में हम यहां पे अलग अलग इनपुट्स लेके देखेंगे एंड देखेंगे कि आउटपुट बेसिकली क्या आ रहा है। एक्सपेक्टेशन क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स शुड सिंप्लीफाई डाउन टू एक्स, एक्सपेक्टेशन ये है, ठीक है ना। देखते हैं कि वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि मैं यहां पे अभी y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को सिंप्लीफाई करके देखना चाहता हूं, ठीक है ना। लेट मी टेक x इज इक्वल टू लेट अस से समथिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एज π/3, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहां पर एंगल भी मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला ही लिया है, एंड x इक्वल टू π/3 अगर मैं लेता हूं देन y का कैलकुलेशन जब मैं यहां पे करूंगा तो साइन इनवर्स के अंदर साइन ऑफ π/3 का कैलकुलेशन हो रहा है। अगर ये कैलकुलेशन हो रहा है मतलब ये तो सिंपल हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर साइन π/3 तो मुझे पता ही होता है। साइन π/3 कितना होता है आपका, √3/2 होता है, एंड साइन इनवर्स ऑफ √3/2 तो आपका π/3 ही होगा ना। साइन इनवर्स ऑफ √3/2 तो आपका π/3 होगा। साइन इनवर्स के पास में चॉइसेस नहीं होते। साइन इनवर्स एक छोटा सा ग्राफ होता है, √3/2 इनपुट डालने पे आपके पास में एक ही आंसर आ सकता है। इट इज अ 1-1 फंक्शन, राइट। साइन इनवर्स फंक्शन आपका 1-1 फंक्शन है, ठीक है ना। तो √3/2 पे हमेशा ही इसका आंसर कितना आएगा, π/3 के बराबर आने वाला है, ठीक है ना। तो क्या यहां पे हो गया मैचिंग, क्या यहां पे हमें समझ में आया कि यार जिस x के साथ में हमने यहां पे स्टार्ट किया था फाइनल y भी वही है। y क्या है, y एक्चुअली यही एक्सप्रेशन है आपका, यही फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ साइन x, ठीक है ना। तो क्या यहां से मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि यार y इक्वल टू x ही तो बन रहा है यार। सर मतलब पहले भी तो यही बन रहा था। देखो y इक्वल टू x, y इक्वल टू x, y इक्वल टू x, अच्छा यहां पे y लिखा हुआ नहीं बट कोई बात नहीं। बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली यहां पर भी y इक्वल टू x से निकल कर आ रहा है। तो हम तो बड़े खुश हुए, हमने बोला कि सर कोई दिक्कत लग नहीं रही। यहां से कंक्लूड मैं यही कर लेता हूं कि y इक्वल टू x ही एक्चुअली यहां पर भी आना चाहिए। ओके, लेट अस टेक समथिंग फ्रॉम द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में रादर देन टेकिंग फ्रॉम 3π/2 टू 2π हम लेते हैं -π/2 से लेके 0, ठीक है ना। -π/2 से लेके 0 भी बेसिकली यही क्वाड्रेंट इंडिकेट करता है, एंड द इजियर एग्जांपल इन दैट केस विल बी -π/3, ठीक है ना। लेट अस नॉट चेंज द मैग्नीट्यूड इन दिस केस, थोड़ा थोड़ा यहां पर चेंज करेंगे। अगर मैं x के वैल्यू -π/3 लेता हूं देन अगेन 2 स्टेप यहां पे सिंपल से आप यहां पे कर सकते हो कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं अगर लेट से y का वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू, सो -π/3 पे साइन का वैल्यू कितना आ जाएगा, -√3/2, और -√3/2 अगर आपका साइन का वैल्यू आया है तो उसके ऊपर साइन इनवर्स अपना फाइनल वैल्यू क्या देगा, है ना, कि साइन इनवर्स के अंदर अगर -√3/2 जाता है तो ये क्रिएट करता है -π/3। अगेन यू सी एंड यू बिकम वेरी हैप्पी कि वाह यार मजा आ गया, जो हम इनपुट डाल रहे हैं वही तो आउटपुट आ रहा है, दिक्कत किस बात की है। जो हमने इनपुट डाला वही आपका आउटपुट आया, मतलब यहां पे डायरेक्टली रिलेटेड है और y और x आपके बराबर निकल कर आ रहे हैं। सो y इक्वल टू x ही हमें लग रहा है कि हमारे यहां पे वैल्यू बनना चाहिए, ठीक है ना। कहां से स्टार्ट किया हमने स्टार्ट किया है -π/2 से। एक डिस्कशन हमने किया है -π/2 से लेके 0 तक का, और एक डिस्कशन किया हमने 0 से लेके π/2 तक का, ठीक है ना। यू कैन चेक फॉर अदर वैल्यूज इन दी सेम क्वाड्रेंट्स आल्सो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको इन क्वाड्रेंट्स के अंदर वापस सिमिलर रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, ठीक है ना। y इक्वल टू x आपको इस इंटरवल में हमेशा मिलता रहेगा। अभी के लिए π/3 समझ के चलो, है ना। वैसे ही अगर मैं अपना सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर एंटर करता हूं जहां पे मेरा डिस्कशन रहेगा π/2 से लेके π के बीच में, ठीक है ना। सो π/2 के से π के बीच में अगर मैं यहाँ पे कोई एंगल लेना चाहता हूँ एंड सिमिलर वैल्यूज अगर मैं क्रिएट करवाना चाहूँ देन द वैल्यू कैन बी टेकन एज 2π/3, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे 2π/3 के साथ में अगर डिस्कशन करें, x की वैल्यू अगर मैं 2π/3 लेता हूँ तो हम देखना चाहते हैं कि क्या होगा अल्टीमेटली, राइट। सो y का कैलकुलेशन निकल कर आएगा यहाँ पे साइन इनवर्स के अंदर साइन ऑफ 2π/3, एंड साइन ऑफ 2π/3 कितना होता है, साइन ऑफ 2π/3 इज ऑल्सो √3/2।
साइन ऑफ 2π/3 इज ऑल्सो √3/2। एंड अगर ये √3/2 है तो अब साइन इनवर्स को प्रॉब्लम क्या है? साइन इनवर्स बोलता है कि देखो मैं तो 1 1 फंक्शन हूं, ठीक है ना, मैं ऐसे मल्टीपल इनपुट आउटपुट के साथ में गेम नहीं खेलता हूं। मुझे अगर आप यहां पे साइन इनवर्स के अंदर √3/2 दोगे तो मेरा आंसर हमेशा ही π/3 होगा। फिर आप चाहे यहां कैलकुलेट करा लो चाहे यहां कैलकुलेट करा लो, तो यहां आके हमें दिक्कत अभी पकड़ में आती है कि इस बार आपका y जो बना है वो कितना बना है? सॉरी, ये बना है आपका π/3 के बराबर। सो दिस इज नॉट व्हाट वी स्टार्टेड विथ। y इक्वल टू एक्स यहां पे आ सकता था, y इक्वल टू एक्स यहां पे आ सकता था, लेकिन y इक्वल टू एक्स यहां पे नहीं आया, यहां पे कुछ और हो गया। क्या हो गया है अभी पता नहीं है, कोई बात नहीं, अभी यहां पे लेकिन कुछ हुआ है ये पता चला, ठीक है ना। वैसे ही हम यहां पे अगर एक जो है पॉइंट लेते हैं, सॉरी एक इनपुट लेते हैं 4π/3। सो 4π/3 आपका किस क्वाड्रेंट में आ गया है? नेक्स्ट पाई से बड़ा वाला क्वाड्रेंट है, पाई प्लस π/3, ठीक है ना। वहां अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो देखो क्या हो रहा है। अगर आप यहां पे देखेंगे कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन ऑफ 4π/3 मुझे कैलकुलेट करना है, सो ये पाई प्लस π/3 होने की वजह से कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ √3/2 हो जाएगा। और जैसे ही यहां पर ये साइन इनवर्स के अंदर हम माइनस ऑफ √3/2 देते हैं, ये क्या बोलता है साइन इनवर्स कि ये माइनस √3/2 कैसे बना है मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे क्योंकि माइनस √3/2 दिख रहा है तो मैं तो आंसर हमेशा ही माइनस π/3 देने वाला हूं। अब आप चाहे जो कर लो, मेरे को तो यही आंसर देना है, ठीक है ना। ऑलराइट, सो अगेन वी कैन सी देयर इज सम इशू। यहां पे जो हमने इनपुट डाला था वो आउटपुट नहीं आया है। दैट इज द रीजन कि यहां पर हमने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में क्या नहीं लिखा है? x नहीं लिखा है कि यार ये सिंप्लीफाई होकर x ही तो आएगा। ऐसा हर बार नहीं होता। साइन इनवर्स ऑफ साइन x को अगर आप हर बार x लिखते हो तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है ITF के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। कभी कभी लिख सकते हो, कभी कभी प्रॉब्लम भी आ जाएगी। सो हमें ये देखना है कि अच्छा कब कब लिख सकते हैं, एटलीस्ट इतना तो बता दो। कब कब लिख सकते हैं, कम से कम उतना तो बता दो। तो आप यहां पे नोटिस करो कि हम कब कब लिख पा रहे हैं, जब हमारा इनपुट माइनस π/2 से लेके π/2 के बीच में है। जो हमारा इनपुट माइनस π/2 से लेके π/2 के बीच में है तो हम y इक्वल टू x लिख पा रहे हैं। इस चीज को अगर मैं थोड़ा सा और जनरलाइज करना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन x बनेगा, हर बार नहीं बनेगा लेकिन कभी कभी बनेगा। तो एटलीस्ट चलो ये देख लेते हैं कि कब बनेगा, जब आपका x रहेगा माइनस π/2 से लेके π/2 के बीच में। नाउ व्हाट इज स्पेशल अबाउट माइनस π/2 से लेके π/2? माइनस π/2 से लेके π/2 वही इंटरवल है जो साइन इनवर्स का रेंज है। साइन इनवर्स फंक्शन याद है? साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है ना। साइन इनवर्स का ग्राफ नोटिस करते हो तो वो एक्चुअली इसी इंटरवल के अंदर आउटपुट क्रिएट करने वाला ग्राफ है, ठीक है ना। दैट इज व्हाट वी नीड टू नोटिस। ऐसा ग्राफ होता है आपका साइन इनवर्स का, राइट। माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 के बीच में आपके आउटपुट आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने यहां पे जो इनपुट मुझे दिया है, x नाम का इनपुट जो आपने मुझे दिया है, अगर तो वो इस इंटरवल का है तो आपका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन भी वही सेम चीज आ जाएगी। और ये बाकी ITF फंक्शंस के लिए भी ट्रू है। कैसे? आप यहां पर क्या कहना चाहते हो कि अगर तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के अंदर आपने वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर डाल दिया है, जैसे कि अगर मैंने यहां पर बोलना चाहूं तो cos इनवर्स x के अंदर अगर मैंने cos x डाल दिया है तो मैं देखना चाहता हूं कि ये x कब होगा। या फिर tan इनवर्स के अंदर मैंने अगर tan x डाल दिया है तो मैं देखना चाहता हूं कि ये x कब होगा। हर बार नहीं होगा लेकिन कभी कभी तो होगा। तो कब होगा? ये बेसिकली तब होगा जब आप x वो लेते हो जो cos इनवर्स का रेंज होगा। सो cos इनवर्स कहां से कहां तक आंसर जनरेट करता है? 0 से लेके पाई तक आंसर जनरेट करता है। सो दैट्स व्हाई फॉर दिस कॉम्बिनेशन cos इनवर्स ऑफ cos x द सिंप्लीफाइड वर्जन विल बी x व्हेन यू टेक इनपुट फ्रॉम 0 से लेके पाई। जबकि tan इनवर्स ऑफ tan x की वैल्यू x कब बनेगी? जब x आपका बिलोंग करेगा माइनस π/2 से लेके π/2 में, बिकॉज दिस इज द रेंज ऑफ tan इनवर्स। तो अगर आप ITF फंक्शन के रेंज में बिलोंग करने वाले किसी x इनपुट के साथ में बिगिन करते हो तो आपका आउटपुट भी एग्जैक्टली उसी के बराबर आएगा। अदरवाइज कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, राइट। अदरवाइज कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो अभी जो हमने यहां पे इतनी सारी मेहनत करके रखी है, क्या यहां पे एटलीस्ट हम ये डिकोड कर पा रहे हैं कि यार क्या एग्जैक्टली रिलेशन हो सकता है बिटवीन x एंड y? तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको ये नोटिस होगा कि आपका जो y निकल कर आ रहा है वो एक्चुअली पाई माइनस x वाली इक्वेशन से निकल कर आ रहा है। नॉट एग्जैक्टली y इक्वल टू x बट इट इज पाई माइनस x। पाई में से अगर आप 2π/3 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके इसमें π/3 आता है। वैसे ही नीचे वाले भी एग्जैक्टली सेम है।
ये भी अगर आप ध्यान से देखते हो तो y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स के ही बराबर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ दिस इज जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, अभी मैंने आपको बता दिया है, जस्ट बिकॉज वी वांट टू मूव ऑन, है ना, एंड वी वांट टू सी द एक्चुअल डिस्कशन एज वेल, जो हम ग्राफिकली यहां पर देखना चाहते हैं, ठीक है ना। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दिस एडिशनल सपोर्ट कि आप यहां पर बस नोटिस कर लो अभी के लिए, ठीक है ना। क्या नोटिस कर लो कि यार आप ना x की वैल्यू अगर 2π/3 यहां पर डालते हो तो y की वैल्यू सही आ जाती है, एंड x की वैल्यू 4/3 अगर यहां पर डालते हो 4π/3 तो आपका y की वैल्यू फिर से सही आ जाता है। इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें समझ में आया कि फॉर दिस इंटरवल -π/2 से लेके π/2 आप इस फंक्शन को y को लिख पा रहे हो, मतलब फंक्शन को, इस फंक्शन को x बोल सकते हो। लेकिन अगर आप इंटरवल ये वाला रखते हो विच इज π/2 से लेके इसको क्या कहना चाहिए, 3π/2 कहना चाहिए, ठीक है ना। लोकेशन तो सेम है, लोकेशन तो सेम है, लेकिन बोलने के समय हमें यहां पे ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। सो π/2 से लेके 3π/2 वाले इंटरवल में आप यहां पर क्या कहते हो कि आपने सिंप्लीफाइड वर्जन पाई माइनस एक्स लेके चलना चाहिए, राइट। सो इफ दिस इज क्लियर तो आप एक्चुअली पता है क्या कर सकते हो, आप यहां पे एक स्मार्ट काम कर सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि यार मैं ना अब इस पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ ही बना लेता हूं। ये पीरियोडिक फंक्शन, ये तो मैंने आपको बता दिया था, इसका पीरियड भी 2π के बराबर क्यों होगा, क्योंकि साइन एक्स का पीरियड 2π के बराबर होता है, ठीक है ना। तो 2π इंटरवल के बाद में साइन रिपीट होना स्टार्ट होगा, तो ऑब्वियसली साइन इनवर्स के पास में कुछ ऑप्शन नहीं है, उसको रिपीट होने वाली वैल्यू मिल रही है, तो वो तो अपने हिसाब से वापस वही आंसर जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, राइट। सो अगर मैं यहां पे ऑलरेडी ये जानता हूं कि एक पीरियोडिक फंक्शन का, है ना, ग्राफ बनने वाला है, मैं अगर ये भी जानता हूं कि -π/2 से लेके π/2 में मुझे y इक्वल टू एक्स ही प्लॉट करना है, तो चलो कम से कम उतना तो प्लॉट कर दें, बताओ सर, उतना तो प्लॉट कर दें कम से कम, कि ये जो भी आपका ग्राफ बनने वाला है इट इज हैविंग द नेचर y इक्वल टू एक्स फ्रॉम -π/2 टू π/2, राइट। बट आफ्टर वी क्रॉस π/2 एंड वी ट्राई टू गो अप टू लेट अस से 3π/2, सो जो हमारे यहां पे ग्राफ का नेचर है वो चेंज हो जाता है, और नेचर अल्टीमेटली क्या बनता है, आपका ग्राफ का नेचर आपका यहां पर बनता है पाई माइनस एक्स। मतलब पाई माइनस एक्स भी अल्टीमेटली y इक्वल टू पाई माइनस एक्स भी एक लाइन ही तो है, देखो y इक्वल टू एक्स भी एक लाइन ही है, एंड y इक्वल टू पाई माइनस एक्स भी एक लाइन ही है। इसके अंदर π/2 डालेंगे तो कितना आएगा, π/2 डालेंगे तो π/2 आएगा, π/2 डाल के π/2 इज एक्जैक्टली दिस पॉइंट, क्योंकि ये y इक्वल टू एक्स था ना, ये वाला लाइन जो भी हमने प्लॉट किया है ये क्या है, y इक्वल टू एक्स वाले ही लाइन प्लॉट किया है फ्रॉम द इंटरवल -π/2 टू π/2, मतलब π/2 डाल के π/2 ही आया होगा, एंड -π/2 डाल के -π/2 ही आया होगा, राइट। नाउ वी वांट टू ड्रॉ y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। नाउ पाई माइनस एक्स के साथ में भी अच्छी बात यह है कि π/2 डाल के π/2 ही आता है, मतलब ये वाला पॉइंट तो देखो आएगा ही, लेकिन 3π/2 डाल के कितना आता है, अगर आप यहां पे देखोगे 3π/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां पे -π/2 आएगा, ठीक है ना। सो एक पॉइंट वहां पे इंपॉर्टेंट है और एक पॉइंट यहां पे इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो ये हो जाएगा आपका अगला सेक्शन रेडी, समझे क्या। तो ऐसे आपके दो सेक्शंस हमने यहां पे रेडी कर लिए हैं, राइट। सो अगर आपको ये क्लैरिटी है कि इस तरह से आपके यहां पर ये ग्राफ बनने वाले हैं, राइट। सो इसके बाद का जो आपका ग्राफ बनेगा उसके लिए आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आप ये ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हो कि ये जो आपका ग्राफ होगा इसका पीरियड 2π होगा, और 2π लेंथ का ग्राफ तो अब आप ध्यान से देखो आपने बना लिया है, -π/2 से लेके 3π/2 तक अगर आप यहां पे देखते हो तो ये 2π लेंथ का ग्राफ आपने बना दिया है, और 2π लेंथ का ग्राफ मतलब एक कंप्लीट पीरियड में आपको पता चल चुका है कि ग्राफ कैसा नेचर शो कर रहा है, तो इसी नेचर को आप कॉपी पेस्ट कर दो और वहीं से आपका क्या आ जाएगा, कंप्लीट ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे जाएगा, राइट। इस तरह से आप यहां पे इसको बस कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दो और आपका यहां पे साइन इनवर्स और साइन एक्स का पूरा ग्राफ यहां पे रेडी हो गया। ग्राफ क्यों इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम अपनी कैलकुलेशंस भी ग्राफ की मदद से ही आगे चल के करना सीखेंगे, ऑलराइट। लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, है ना। पहले हमने यहां पर ये देखा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है हर बार एक्स नहीं होता, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। कब कब होता है वो वेल डिफाइंड है, कब कब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स के साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन एक्स क्रिएट करता है वो डिफाइंड है,
ठीक है ना। तो पहले तो हमने इस बात का फायदा उठाया कि चलो यहाँ पे जहां पर भी ये फंक्शन डिफाइंड है कि x होगा उसको तो प्लॉट कर ही लेते हैं। तो y इक्वल टू एक्स माइनस पाई से लेकर पाई में होने वाला था उतना तो हमने प्लॉट कर ही लिया। फिर हमने बोला कि यार देखो अभी हमने जो वैल्यूज निकाल के रखी हैं वहां से अगर मैं थोड़ा सा डिड्यूस करूं तो मुझे लगता है कि यार ये इस तरह से रिलेटेड है। इन दोनों क्वाड्रेंट्स में इसलिए पाई माइनस एक्स वाला रिलेशन आपको मिल रहा है। मतलब क्या है, पाई डाल के जीरो आना चाहिए, पाई डाल के जीरो आना चाहिए। दैट एग्जैक्टली एक्चुअली मैचेस विथ व्हाट वी हैव ड्रॉन एज वेल। ये जो आपका मिड पॉइंट है ना, इसका और इसका मिड पॉइंट ये पाई ही है, वहां पर आपका ग्राफ एक्चुअली जीरो बन भी रहा है, राइट। सो एवरीथिंग मैचेस व्हेन वी एक्चुअली ड्रॉ दिस काइंड ऑफ ग्राफ। एंड देन अगर मैंने यहाँ पे माइनस पाई से लेकर 3/2 तक का ग्राफ बना दिया है तो उसी चीज को आगे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना, क्योंकि पीरियोडिसिटी का यूज ऐसा ही होता है। जैसे कि हमने साइन एक्स के अंदर भी पढ़ा है ना कि यार 0 से लेकर 2π बना लो, 0 से लेकर 2π बना लो, फिर उसको आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते चलो, ठीक है ना। हमने यहाँ पर जो है इंटरवल थोड़ा सा वियर्ड सा ले लिया, लेकिन लेंथ तो 2π कवर हो गया था, तो हमारा काम हो गया, राइट। सो आपके पास में अब यहाँ पे आइडिया यही है कि आप एक बार अगर इस ग्राफ को समझ जाते हो तो आपसे यहाँ पे कभी भी अगर कोई सिंप्लीफिकेशन पूछता है तो आप इस ग्राफ की मदद से अपने आंसर्स आसानी से निकाल के बता सकते हो, ठीक है ना। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो एक्स तो बिल्कुल नहीं बोलना है। अगर बोलना है तो कंडीशन के साथ में बोलना है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई/2 टू पाई/2। बट व्हाट इज इट इन जनरल, अगर कोई आपसे पूछे तो उसको बोलो भाई ऐसा थोड़ी है, ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है यही बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स आपका एक्स बनेगा इस इंटरवल में, वो इस डेफिनेशन से आपने लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन से निकाल लिया। लेकिन यहां पे आपकी लाइन सेगमेंट चेंज हो गई, लाइन सेगमेंट का स्लोप क्या हो गया, -1 हो गया। देखो यहां पर ये जो है ग्राफ आपका एकदम बढ़िया है, सिमेट्रिक है। कहीं कहीं आपको स्लोप लाइन का 1 का बराबर मिलेगा, कहीं कहीं -1 के बराबर मिलेगा। तो जो भी नेगेटिव स्लोप है वो सब -1 के स्लोप है, जो भी पॉजिटिव स्लोप है वो +1 के स्लोप है, राइट। सो ये इंटरवल तो हालांकि अभी हमने डिस्कस किया है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं है। हम सब बोल सकते हैं कि यार ये -x + पाई बेसिकली आपका यहाँ पे जो लाइन का इक्वेशन है होना चाहिए। लेकिन इसको लिखने का डायरेक्ट तरीका भी आपको पता होना चाहिए। तरीका क्या है कि हम y = mx + c सोचेंगे, हम y = mx + c सोचेंगे। m की वैल्यू या तो -1 होगी या फिर +1 होगी, राइट। सो y की वैल्यू -1 होगी, आपको दिख रहा था, तो आपने y = -x तो लिख ही देना चाहिए। एंड देन पाई डाल के आपको 0 मिलना चाहिए। दैट्स वाई यहां पे पाई डालने से आपको बेनिफिट मिल रहा है। लाइन की इक्वेशन कंप्लीटली आपको लिखते आ रही है। लेट मी हेल्प यू इन राइटिंग द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ऑल्सो, एंड लेट मी हेल्प यू इन राइटिंग द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन ऑल्सो, राइट। इससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि जब भी कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा उसको, राइट। अगर मैं यहां पे बस आपसे इतना ही सवाल पूछ रहा हूं कि यार इस फिगर को देखो और मुझे इसकी इक्वेशन बताओ, तो पहले तो आप बताओगे कि यार ये y = x के आगे कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। y = x क्यों है? क्योंकि ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन है। पॉजिटिव स्लोप की लाइन है मतलब +1 स्लोप की लाइन है। जो भी ITF के ग्राफ हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर या तो +1 स्लोप के लाइन सेगमेंट होते हैं या फिर -1 स्लोप के लाइन सेगमेंट होते हैं, और कोई यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं आती है, राइट। सो ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, इसलिए यहां पर ये +x तो मैंने लिख ही दिया है। अब कांस्टेंट के साथ में मैं यहां पर क्या देख रहा हूं कि देखो 2π जब भी मैं डालूंगा ना तो y का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। तो x की जगह 2π डाल के y का वैल्यू 0 कब होगा, जब इसके आगे -2π लिखा हुआ होगा। बस यही लाइन का इक्वेशन लिखने का आपका तरीका है। अगेन यहां पे आपको करके दिखाता हूं कि इस लाइन सेगमेंट का इक्वेशन क्या होगा, जो बेसिकली -3π/2 से लेके -π/2 के बीच में बन रहा है। ये जो आपका लाइन सेगमेंट बन रहा है, इसकी इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो ये हो जाएगा आपका y = -x, तो मैं लिख ही दूंगा क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप की लाइन है। और अब जब मैं यहां पे -π डालता हूं तो क्या होता है, +π बनता है। -π डालूंगा तो -+ हो जाएगा y की वैल्यू, लेकिन मुझे चाहिए कितनी, 0 के बराबर चाहिए। तो ये तभी हो पाएगा जब मैं यहां पे -π साथ में लिखा हुआ पहले से रख दूंगा, राइट। सो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, अगर इस ग्राफ को अगर आपने याद कर लिया है कि इसका मेन स्ट्रक्चर कैसा है, जिसको याद करना एक्चुअली ज्यादा ईजी है, राइट। सो आप जरूरत पड़ने पे किसी भी लाइन सेगमेंट की इक्वेशन इस तरह से निकाल के बता सकते हो। नाउ लेट अस गेट बैक टू द क्वेश्चन कि कोई अगर आपसे पूछता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या है, तो आपका आंसर पता है क्या होना चाहिए, जो बहुत ही गंदा है। कोई अगर आपसे पूछता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए, यार देखो कभी कभी तो x है, जब x आपका बिलोंग करता है -π/2 से लेके π/2 के बीच में, बट ना फिर क्या हो जाएगा, आपको ना -x - π बोलना पड़ेगा। अगर आपका x हो जाएगा -3π/2 से लेके -π/2 के बीच में, और ना आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको इसको ना x प्लस पाई माइनस एक्स प्लस पाई बोलना पड़ेगा। अगर तो x आपका हो जाएगा π/2 से लेके 3π/2 के बीच में, और ना आगे और भी अगर आपको चाहिए तो मैं बता सकता हूं, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2π, जब आपका x हो जाएगा जी कहां से कहां तक, 3π/2 से लेके 5π/2 तक। और लेकिन कहानी खत्म हुई है क्या, नहीं हुई है, ऐसी ही कहानी बढ़ती जाएगी नीचे, ऐसी ही कहानी बढ़ती जाएगी ऊपर। ये आप आंसर कब तक करोगे सामने वाले को, समझ रहे हो? तो कभी भी अगर कोई आपसे पूछता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या है, हाँ कभी कभी एक्स है लेकिन कभी कभी दूसरी चीजें भी हैं। अब ये हम याद थोड़ी ना कर सकते हैं कि नहीं नहीं इस इंटरवल के लिए मैंने याद कर लिया है कि ये माइनस एक्स माइनस पाई है, और पीछे वाला इंटरवल आ गया तो क्या करोगे, है ना? यहां पे याद कर लिया, इसके और आगे वाला इंटरवल पूछ लिया क्वेश्चन में तो क्या करोगे, ठीक है ना? इसलिए हमें किस चीज पे डिपेंड करना चाहिए इस तरह के केसेस में, ग्राफ याद करने के ऊपर हमने फोकस करना चाहिए, क्योंकि ग्राफ इजीली याद हो जाता है। आप यहां पे इतना सा याद कर लो, या तो आप ये वाला सेक्शन याद कर लो जहां से हमने डेरिवेशन कंप्लीट किया था कि -π/2 से लेके π/2 में आपके यहाँ पे y = x है, और उसके बाद में ऐसे ये पहाड़ नीचे आ जाता है और ये बेसिकली -1 स्लोप की लाइन सिमेट्रिकली आपको यहाँ पर जो है मिल जाती है, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपने बेसिकली π/2 इंटरवल कवर करके यहाँ तक आए हो, π/2 इंटरवल कवर करके यहाँ तक आए हो, तो वैसे ही π/2 इंटरवल कवर करके नीचे आओगे और π/2 इंटरवल करके फर्दर नीचे आओगे, ठीक है ना? सिंपल है, ग्राफ याद करना सिंपल है, इसकी मार्किंग्स याद करना सिंपल है, ठीक है ना? मार्किंग क्या है, -π/2 π/2 पाई 3π/2, है ना? इस तरह से आप यहाँ पे मार्किंग देख सकते हैं। या फिर आप ये बोल सकते हो कि देखो मैंने ये वाला सेक्शन याद किया है, 0 से लेके 2π वाला सेक्शन याद किया है, बिकॉज इट फील्स वेरी मच सिमिलर टू साइन एक्स का वेरिएशन। साइन एक्स भी कुछ ऐसा ही वेरी करता है आपका, इस तरह से वेरी करके यहाँ पर ये जाता है साइन एक्स, ठीक है ना? सो अगर आपको याद करने में ये आसान लग रहा है तो आप इसको याद कर सकते हो, है ना? साइन एक्स इस तरह से आपका बनना चाहिए अगर आप बनाना चाहो तो, अलॉन्ग विद साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, है ना? यहाँ पर हाइट का ध्यान रखना, ये जो हाइट है आपका ये ज्यादा है, जबकि साइन एक्स की हाइट केवल 1 ही होती है। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की हाइट मैक्सिमम कितनी जा रही है, π/2 जा रही है, π/2 इज मोर देन 1, राइट? 1.5 के आसपास की वैल्यू है π/2, जबकि 1 हाइट तक ही आपका साइन एक्स जा पाता है, ठीक है ना? दोनों एक साथ बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको बताने के लिए बता दिया था मैंने, ठीक है ना? कि अगर आप याद रखना चाहो तो ऐसे ही याद रख सकते हो कि जैसा वेरिएशन बेसिकली साइन शो करता है वैसे कुछ वेरिएशन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का भी है, बस यहाँ पर जो है उतना स्मूथ नहीं है। इस तरह के लाइन सेगमेंट्स की मदद से हम यहाँ पे ओवरऑल ग्राफ बना रहे हैं। द पॉइंट इज कि कुछ करके आपको ग्राफ याद हो जाए। मैंने इतने अलग अलग तरीके से यहाँ पर ये सब बातें बोल के इसलिए बताई है कि यार कम से कम आप 5 मिनट से इसी स्लाइड को देख रहे हो, है ना? तो आधा तो इसी रीजन से आपको ग्राफ याद हो गया होगा, राइट? ग्राफ अगर आपको याद हो जाता है तो आप यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को काफी इजीली एड्रेस कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, वो साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 पूछ लिया मैंने, वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि साइन के अंदर तो मैं कुछ भी इनपुट दे सकता हूं ना। साइन फंक्शन सोचो, साइन फंक्शन तो कहीं रुकता ही नहीं है, साइन फंक्शन के अंदर कुछ भी इनपुट डाला जा सकता है, और जो भी इनपुट डाला है उसकी वजह से जो आंसर जनरेट होगा दैट विल बी फ्रॉम -1 to 1। तो -1 to 1 के बीच में जो भी आपका वैल्यू क्रिएट होता है साइन इनवर्स तो उसको हमेशा ही एक्सेप्ट करेगा। तो ये वैलिड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 इज अ वैलिड क्वेश्चन, लेकिन अब 7 रेडियन है ये। जब भी आपके लिए कोई यहाँ पे इस तरह का नंबर आ जाता है एंगल की जगह, है ना, ये साइन के अंदर हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, कोई एंगल, मतलब 2π/3, है ना, 7π/4, इस तरह के कोई एंगल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? इन्होंने लिख दिया ओनली 7, ओनली 7 लिखा है, मतलब ये रेडियंस की बात कर रहा है, 7 रेडियन की बात कर रहे हैं, राइट? सो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ग्राफिकली हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यार हमारा जो ग्राफ है वो किस फंक्शन का बन रहा है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ बन रहा है, राइट? फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि 7 इनपुट एक्चुअली कहां पे हम लोकेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना? तो 7 अगर आप यहाँ पे सोचोगे तो 2π के बाद में आएगा क्या, 2π मतलब कितना होता है, 6 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 6.2 जैसा कुछ हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 3.14 इंटू आपने 2 कर दिया। ओके, तो इसके तो राइट हैंड साइड में ही होने वाला है। 5π/2 के राइट हैंड साइड में होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो 5π/2 के लिए आप क्या सोचते हो कि देखो 5π मतलब 3 इंटू 5 तो एटलीस्ट है ही, मतलब 15 तो एटलीस्ट है ही, उससे थोड़ा सा बड़ा ही है क्योंकि हमने 3 इंटू 5 कर लिया 15 बनाने के लिए, बट एक्चुअली 3.14 इंटू 5 करना चाहिए, या इनफैक्ट और उससे थोड़ा सा, और अगर आप आगे के नंबर जानते हैं पाई के तो वो ले सकते हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली भी अगर आप यहाँ पे सोचोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे सोचूं तो यार ये 3 इंटू 5 15/2 मतलब 7.5, ये वैल्यू 7.5 से तो थोड़ी सी बड़ी ही है, ये जो पीक है ये 7.5 के बाद में आया है, तो 7 ऑब्वियसली फिर यहां पे पहले आ चुका है, राइट? सो वी हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशन ऑफ 7। ये आइडेंटिफाई करने से बेनिफिट क्या है कि मुझे पता चल गया कि ग्राफिकली जो मेरा आउटपुट डिफाइन होगा वो यहां पे कहीं आने वाला है।
ग्राफ के ऊपर जो मेरा आउटपुट आएगा वो इस हाइट पे कहीं ना कहीं आने वाला है, और ये हाइट जो है ये इस लाइन सेगमेंट की मदद से डिफाइन होने वाली है। सो व्हाट आई वांट इज कि यार इस लाइन सेगमेंट का इक्वेशन क्या है, और इक्वेशन लिखना मैंने आपको अभी सिखाया था, एक बार फिर से देखो। हमारी ये जो बेसिकली लाइन है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन है तो आपको y इक्वल टू एक्स तो लिखना ही है, लेकिन अब 2 डालने पर 0 बनना चाहिए। इस लाइन की खास बात क्या है, इसकी जगह अगर मैं x की जगह 2 डालता हूं तो आंसर में 0 मिलना चाहिए। ये तभी हो पाएगा जब यहां पे राइट में आपने -2 पहले से करके रखा हो। अब आप देखो यहां पे पॉजिटिव स्लोप की लाइन है और इसमें 2 डाल के आंसर 0 आता है, ठीक है ना। सो आपने क्या किया, इस इक्वेशन को लिख लिया, ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी इक्वेशन को लिख लिया। बट यही है समझने वाली बात कि ये ग्राफ ही अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का है, समझो ये जो पूरा ग्राफ बना हुआ है ये पूरा ग्राफ ही y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ है बेटा, राइट। और अब आप बोल रहे हो कि इस दौरान, इस इंटरवल में y जो है ना वो इसके बराबर है, बट y तो इसके बराबर है ही, राइट। मतलब आपका जो यहां पे सिंप्लीफिकेशन है वो आपको यहां पर पता चला कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्चुअली किसके बराबर है, x माइनस 2 पाई के बराबर है। समझे क्या, किसके बराबर है, x माइनस 2 पाई के बराबर है। और x आप कितना डालना चाहते हो, यहां पे कितना डाला हुआ है, यहां पे x 7 डाला हुआ है, तो आप यहां पे 7 डालो, है ना, एंड यहां से आपका आंसर आएगा, राइट। सो आपके यहां पे आंसर कितना आ जाएगा, 7 माइनस 2 पाई। इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर आएगा आपका फॉर साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 7, ठीक है। क्या है तरीका, तरीका यह है कि आप तो जब भी इस तरह का कॉम्पोजिशन दिखाई दे जिसमें इनवर्स बाहर है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर है, तो उसको आंसर करने के लिए आप जल्दी से उस कॉम्पोजिशन का जो ग्राफ हम आपको बता रहे हैं उसको बना लो। उस ग्राफ को बनाने के बाद में वो इनपुट लोकेट करो और उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन है उसकी इक्वेशन में आपको इनपुट डाल दो, क्योंकि ये इक्वेशन ही इस ग्राफ का सिंप्लीफाइड वर्जन है। यही हम यहां पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि इस ग्राफ का सिंप्लीफाइड वर्जन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका इनपुट किस इंटरवल में लाई कर रहा है, राइट। समझे क्या। और यहां पे अब देखो कि आगे आपके साथ में यहां पे जो काम होने वाला है वो कितना इजी हो गया है। ये इस पूरे डिस्कशन में सबसे ज्यादा समय एक्चुअली ये साइन इनवर्स का जो पहला डिस्कशन है उसी में लगता है, क्योंकि आगे आप देखो कि आपके लिए काम कितना ईजी हो जाएगा अगर मैं यहां पे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की बात करता हूं तो, राइट। क्योंकि हमने यहां पे कुछ चीजें पहले से पढ़ ली है ना, हमने ये बोल रखा है कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स जो है ये y इक्वल टू एक्स, मतलब वापस x कब बनेगा, है ना। अभी तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन क्या कभी भी x नहीं बनेगा क्या, नहीं, कभी कभी तो बनेगा। तो ये सिंप्लीफाई होकर x कब बनेगा, जो कॉस इनवर्स का रेंज है उसको सोचो, तो कॉस इनवर्स का रेंज है 0 से लेके पाए, तो 0 से लेके पाए अगर आप यहां पे इनपुट डालते हो तो आपका जो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का सिंप्लीफिकेशन है वो डायरेक्टली x के बराबर आएगा। मतलब ग्राफ अगर बनाओगे तो y इक्वल टू एक्स बनाने से आपका काम हो जाएगा। ये जो y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ बनाते हैं ना इस इंटरवल में, वो एक्चुअली कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का ग्राफ भी है, क्योंकि ये दोनों इस तरह से इक्विवेलेंट होते हैं। लेकिन क्या आगे और कभी ऐसा हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। तो बाकी जगह क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछे तो हम कैसे बताएंगे। अब यहां पे हमें बेनिफिट ये मिल जाता है कि हम यूज करते हैं इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी। cos x हमारा इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आप थीटा डालो चाहे माइनस थीटा डालो सेम आंसर आएगा। चाहे आप इसके अंदर थीटा डालो चाहे इसके अंदर माइनस थीटा डालो, आपके इसमें सेम आंसर आएगा। इसका मतलब आप जब भी यहां पे ग्राफ बनाने की कोशिश करोगे तो वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ बनेगा, क्योंकि इधर जाके जो आंसर आया उधर जाके भी उतना ही आंसर आना चाहिए, इधर जाके जितना आंसर आया इधर जाके भी उतना ही आंसर आना चाहिए। सो इससे बेनिफिट ये हुआ है कि हम जैसे ही ये बोल चुके हैं कि 0 से लेके पाई के बीच में तो आपके उसमें y इक्वल टू एक्स बनेगा, तो माइनस पाई से लेके 0 के बीच में आप जान चुके हो कि आपका मिरर इमेज बनेगा y एक्सिस में, और y एक्सिस में अगर आप मिरर इमेज बनाते हो तो ये y इक्वल टू माइनस एक्स बन गया है, ऐसा हमें दिख रहा है। क्या बन गया है, y इक्वल टू माइनस एक्स। और एक बार आपके पास में अगर ये पूरा इंटरवल अगर कवर हो चुका है, इस बार हमने ज्यादा मेहनत नहीं करी है, लेकिन आपने क्या कर लिया है, आपने पूरा 2 पाई लेंथ का इंटरवल कवर कर लिया है बाय यूजिंग द इवन फंक्शन वाली प्रॉपर्टी। एंड एक बार आपको पता चल चुका है कि इस तरह का v जो है ना, ये एक पीरियड के अंदर ग्राफ आ चुका है, तो अगले पीरियड के अंदर भी v ही बनेगा, पिछले पीरियड के अंदर भी v ही बनने वाला है। बस इसको v को कॉपी पेस्ट करते जाओ। तो यहां पे ओवरऑल अगर आप पूरा ग्राफ देखते हो तो यहां पर आप ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि एक पीरियोडिक फंक्शन को आपने उसके एक सिंगल पीरियड में प्लॉट कर दिया है ऑलरेडी, राइट। सो उतना ही v अगर आप कॉपी करते जाओगे आगे पीछे तो आपको यही ग्राफ कंप्लीटली मिल जाएगा।
अगेन वी डोंट वांट टू गो इन दिस डायरेक्शन यार। कोई अगर हमसे पूछता है कि व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो हम तो उसको ग्राफ ही बना के दे देंगे कि ये होता है भाई। अलग अलग बताने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम उसको बोलेंगे कि अगर तेरे को कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए ना, कोई पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तेरे को साइन इनवर्स ऑफ साइन 7, तो वो बता। क्योंकि ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे करेंगे, पहले से याद करके क्यों रखें, राइट। उन्होंने बोला 7 पे बताओ क्या वैल्यू होगी, तो हमने बोला अच्छा ठीक है, फिर ये वाली ब्रांच इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली ब्रांच की वैल्यू मैं कैलकुलेट करके रख लेता हूं, राइट। सेम चीज यहां पर है कि यार आप तो पूरा ग्राफ देख के ग्राफ याद कर लो कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉसेस का ग्राफ कैसे होता है, तो वो ऐसा होता है, राइट। 0 से लेके पाई में y इक्वल टू एक्स बना दो, राइट। मतलब यहां पे पाई डाल के पाई हाइट आएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो 0 से लेके पाई के बीच में आपका आउटपुट क्रिएट हो रहा है। y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है इस ग्राफ के अंदर, 0 से लेके पाई के बीच में जा रही है। इनपुट तो खैर आप यहाँ पे कंप्लीट ले सकते हो। पीरियोडिसिटी क्या है इसकी, 2 पाई के बराबर है ऑब्वियसली, क्योंकि कॉस पीरियोडिक है 2 पाई के साथ में। एंड आपने अगर इतना याद कर लिया, वी शेप आपने याद कर लिया, तो जब भी जरूरत पड़ेगी, अगर आपको लेटेस्ट से जरूरत पड़ती है ऐसे कुछ कैलकुलेट करने की कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ -8 कितना है, तो एक तो तरीका ये है कि आप बोलो कि सर ये तो कॉस इनवर्स ऑफ 8, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 8 के ही बराबर होगा, क्योंकि कॉस आपका इवन फंक्शन है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके तो अभी हमने जल्दी से ग्राफ बना लिया था। सो आप ये काम कर सकते हो, आप भी बोल सकते हो कि cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ -8 इज सेम एज cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 8। सो ट्राई टू फाइंड 8 एज इनपुट, है ना, कि कहां पे होगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे -8 ही सर्च कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। सो -8 अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ऑब्वियसली 3 पाई -3 पाई के पहले कहीं आएगा। -3 पाई के पहले क्यों आएगा, क्योंकि 3 पाई अगर आपने कर दिया तो 3 इंटू 3.14 मतलब 9 या और भी मैग्नीट्यूड में 9 से बड़ा कर दिया आपने, ठीक है ना। सो 9 खुद यहां पर कहीं आएगा, 3 पाई के पहले ही आ चुका होगा, -3 पाई के पहले ही आ चुका होगा -9। सो आपका -8 तो और भी पहले आना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप करना चाहो तो इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो, 5 पाई बाई 2 की वैल्यू जो अभी हमने करी भी थी, ये 7.5 के आसपास की वैल्यू है। तो -7.5 है, उसके बाद में ही कहीं 8 आएगा, उसके बाद में ही आपका 3 पाई वैल्यू -3 पाई वैल्यू आने वाला है। सो यहां से हमने क्या डिकोड कर लिया है, लोकेशन डिकोड कर लिया है -8 का। अब -8 का जो लोकेशन है, इससे हमें पता क्या चला है कि कौन सा ब्रांच रिस्पॉन्सिबल है आउटपुट क्रिएट करने के लिए। ये वाला ब्रांच रिस्पॉन्सिबल है जो वैल्यू आएगी ना उसको क्रिएट करने के लिए। और अगर वैल्यू आपकी यहां से निकलने वाली है तो इसकी इक्वेशन लिखना जरूरी है। तो इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -x तो है क्योंकि नेगेटिव स्लोप की लाइन है, और क्या हो जाएगा इसके अंदर, -2 पाई डालने से 0 आना चाहिए, -2 पाई डालने से 0 आना चाहिए। सो -2 पाई यहां पे डाल के 1 कितना आ रहा है, +2 पाई। तो हम पहले से यहां पे -2 पाई लिख के रख देते हैं, ताकि जब भी आप इसके अंदर -2 पाई डालोगे तो 0 वैल्यू बन जाएगी। इसको अगर आप यहाँ पे स्लोप के इंटरसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहते हो, देख सकते हो कि यार यहाँ पे नेगेटिव इंटरसेप्ट बनेगा और उसका लेंथ कितना होगा, -2 पाई के बराबर होगा। सो यहाँ पे c का वैल्यू -2 पाई आ गया, ऐसे भी देख सकते हैं। बट मुझे पर्सनली यहाँ पर जो है पॉइंट डाल के 0 क्रिएट करने वाला आइडिया ज्यादा अच्छा लगता है। ऑलराइट, सो जैसे ही मेरे पास में आ गया, मैं इसके अंदर -8 डालूंगा, वही मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कैसे आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका -8 -2 पाई, मतलब ये आ जाएगा बेसिकली 8 -2 पाई एज द वैल्यू, ठीक है। 8 -2 पाई इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, राइट। अब देखो आगे के और भी सिंपल क्यों हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। tan इनवर्स ऑफ tan x तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। tan इनवर्स ऑफ tan x बहुत ज्यादा सिंपल क्यों है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो tan इनवर्स का बेसिकली आपका रेंज है विच इज -π/2 से लेके π/2, उस इंटरवल में तो ये y इक्वल टू x ही है, राइट। लेकिन इसके आगे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने यहां पे पाई लेंथ का ग्राफ ऑलरेडी बना लिया है। पाई लेंथ में खास बात क्या है कि यार ये तो tan का पीरियड होता है ना, तो आपने ऑलरेडी इस पर्टिकुलर फंक्शन के पीरियड में जो ग्राफ बनना चाहिए, एक पीरियड में ग्राफ बनना चाहिए, वो बना लिया है जस्ट बाय द स्टैंडर्ड आइडिया कि यार यहां पर आपका y इक्वल टू x कब बनेगा, tan इनवर्स ऑफ tan x x के जैसा सिंप्लीफाई कब होगा, -π/2 से लेके π/2 में होगा, राइट। और वो इंटरवल का लेंथ ही पाई के बराबर है। तो इसलिए आप यहां पे नोटिस करो कि इसके ग्राफ में क्या हो रहा है, यही जो एक डंडा है, यही डंडा कॉपी पेस्ट हो गया, यही डंडा कॉपी पेस्ट हो गया, यही डंडा कॉपी पेस्ट हो गया सब जगह, ठीक है ना। बस यही आपका पूरा ग्राफ बन गया tan इनवर्स ऑफ tan x का। जरूरत पड़ने पे आप यहाँ पे अपने डेफिनेशंस को लिख लेना खुद से, बार बार लिख के दिखाने की जरूरत थोड़ी है। जैसे कि अगर मुझे इस डेफिनेशन को लिखना है तो क्या दिक्कत है, यहाँ पर ये y इक्वल टू x तो होगा ही, पाई डालने पे 0 हो जाना चाहिए, मतलब -π करके रख लेते हैं, राइट। ऐसे अगर आपको ये डेफिनेशन लिखना है लेटेस्ट से, तो ये y इक्वल टू x तो होगा ही, -2 पाई डालने से 0 हो जाना चाहिए, तो -2 पाई डालने से 0 होना चाहिए, तो +2 पाई करके रख लो,
राइट। जब भी -2 पाई डालोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहीं से आप क्या कर सकते हो, इस तरह से अपनी इक्वेशंस निकाल सकते हो। एंड ग्राफ याद करना एक्चुअली ज्यादा आसान टास्क है, क्योंकि ये विजुअल सपोर्ट है। विजुअल चीजें हमें यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करके एक दो बार भी अगर आप ड्रॉ करोगे तो याद हो जाएगा, राइट। लेकिन ये इक्वेशंस याद करने बैठोगे कभी याद नहीं होंगी ये इक्वेशंस, कि किस इंटरवल में tan इनवर्स ऑफ tan x क्या है, किस इंटरवल में sin इनवर्स ऑफ sin x क्या है, नहीं याद होंगी, राइट। ऑलराइट, सो लेट अस कम टू द फोर्थ वन। फोर्थ वन इज आल्सो प्रीटी इजी, क्योंकि इसके अंदर भी वही सेम बेनिफिट है कि इसका पीरियड पाई के बराबर है। एंड वी ऑलरेडी नो कि कॉट इनवर्स का यहाँ पर जो आपका रेंज होता है वो 0 से लेके पाई है। 0 से लेके पाई के बीच में इसका मतलब क्या होने वाला है, 0 से लेके पाई के बीच में आपका जो आउटपुट है वो y को टू x वाला आने वाला है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर एक छोटी सी बात याद आई मुझे कि मैंने पिछले ग्राफ में डिस्कस नहीं करी, वो कॉट में भी डिस्कस करना पड़ेगा मुझे। द पॉइंट इज कि यहाँ पे कुछ हमारे पास में ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे ग्राफ ऑलरेडी आपका यहाँ पर जो है नॉट डिफाइंड वाली कैटेगरी में जाने वाला है, ठीक है ना। जो क्या है बेसिकली ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे वैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यार आपका ग्राफ डिफाइंड नहीं है, बट टू मेक इट मोर क्लियर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं यहाँ पे ऐसे हॉलो सर्कल लगा के दिखा सकते हैं, ठीक है ना। कि यार ये जो एग्जैक्टली आपके एंड पॉइंट्स हैं, जो एग्जैक्टली ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे क्रिएट होने की कोशिश है, ठीक है ना, वो एक्चुअली डिफाइंड नहीं होंगे। तो जो एक्चुअल ग्राफ यहाँ पर आपको दिखाई देगा बुक्स के अंदर भी, उसके अंदर इस तरह के हॉलो सर्कल्स आपको बने हुए नजर आएंगे, इसी रीजन से कि हम ये दिखाना चाहते हैं वेरी क्लियरली कि π/2 पे आउटपुट है ही नहीं, π/2 है ही नहीं आपकी डिस्कशन में, क्योंकि π/2 tan के ही डिस्कशन में नहीं आता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आपके डोमेन का ही पार्ट नहीं है, ठीक है ना। दैट्स व्हाई इट इज लाइक दिस कि x आपका क्या क्या होगा इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर, डोमेन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो r एक्सेप्ट ऑल द वैल्यूज जो कि π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं, है ना। एक्सेप्ट, या यहाँ पे माइनस साइन भी लगा सकते हैं या फिर ये एक्सेप्ट वाला साइन लगा सकते हैं, दिस एक्सेप्ट दैट। ऑलराइट, सो आपके पास में यहाँ पे यही सेम डिस्कशन कहाँ पे आने वाला है, कॉट के अंदर भी आने वाला है। यहाँ पे फिर से आप देखते हो कि यार कॉट को कहाँ का दिक्कत है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, जो भी आपके यहाँ पर बेसिकली पाई के मल्टीपल्स है उन पे कॉट को दिक्कत है। तो क्योंकि कॉट को ही दिक्कत आ गई उन पॉइंट्स पे, तो ऑब्वियसली जो कॉम्पोजिशन फंक्शन है उसको दिक्कत आएगी। एंड दैट्स व्हाई और क्लियरली यहाँ पर इसके ग्राफ को अगर आपको दिखाना है तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने एंड पे हॉलो सर्कल्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ओवरऑल ग्राफ अगर बनना चाहिए तो इस तरह से दिखने वाला ग्राफ होगा ये। डन है। ऑलराइट, अगेन यहां पर जो है कॉपी पेस्ट वाला आइडिया तो मेरे ख्याल से सबको चमक गया है कि यार ये आपने ऑलरेडी पाई लेंथ का इंटरवल अगर प्लॉट कर दिया है और इसका पीरियड भी अगर पाई है, तो ये जो एक डंडा आपने यहां पर बनाया है उसी डंडे को आप यहां पे कॉपी पेस्ट कर दो तो आपका यहां पर पूरा ग्राफ कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स का बन जाता है। आगे के दो भी आपके काफी इजी हैं, अगर आप आगे के दो यहां पे डिस्कस करना चाहें तो यहां पर देख के बताओ कि इसको देख के किसकी याद आ रही है, ठीक है ना। ये कोजेक इनवर्स ऑफ कोजेक का डिस्कशन हम करना चाह रहे हैं, लेकिन ये तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की ही याद दिला रहा है, जो कि डेफिनेटली होना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे कन्वर्जन करते हो कि यार y इज इक्वल टू, अगर कोई मुझे बोलता है कि कोजेक इनवर्स ऑफ कोजेक एक्स सॉल्व करके बताओ, तो मैं यहाँ पे पहले तो दोनों साइड कोजेक ले सकता हूँ, और दोनों साइड अगर मैंने कोजेक लिया है सो दिस इज व्हाट आई गेट, कोजेक y इज कोजेक x। तो मैं दोनों साइड अगर रेसिप्रोकल कर लूं तो ये हो जाएगा साइन y, ये हो जाएगा आपका साइन x। एंड अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, दोनों साइड साइन इनवर्स ले सकता हूं, तो साइन इनवर्स लेके कितना हो जाएगा, ये एक अच्छा एक्सप्लेनेशन लगता है मुझे, है ना, टू हेल्प यू रियलाइज कि यार ओके हमने y को जो चीज बोला था वही y कन्वर्ट होके साइन इनवर्स ऑफ साइन x भी बन पा रहा है। मतलब ये दोनों सेम सेम सही है, ये भी y ही था और ये भी y ही है, तो फिर ये दोनों आपस में बराबर हैं। मतलब इसका ग्राफ जो है और उसका ग्राफ जो है वो सेम आना चाहिए, बट एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे डेफिनेटली है। वो छोटा सा डिफरेंस क्या है कि यार जब आप यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की बात करते हो तो यहाँ पे आप x कुछ भी डालो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने अगर लिखते समय ही यहाँ पे अगर इनिशियली कोजेक लिखा हुआ है तो आपका यहाँ पे जहां पर भी n पाई होगा, जहां पर भी पाई का मल्टीपल होगा, वो आपके पॉइंट्स कहाँ नहीं आ पाएंगे, इनपुट में अलाउड नहीं होंगे, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअल फेस वैल्यू पे हम उसको मना कर रहे हैं ना, कोजेक देखते से हम यहाँ पर जो है n पाई को मना कर देते हैं। फिर भले ही हम यहाँ पे आगे चल के देखो, यहाँ पर भी क्योंकि रेसिप्रोकल किया है ना आपने, तो रेसिप्रोकल नहीं कर पाओगे अगर आप यहाँ पे समझ रहे हो, अगर साइन को 0 कर रहे हो तो आप रेसिप्रोकल कैसे करोगे, राइट। सो वो अलाउड नहीं है, दैट्स व्हाई n पाई पे आपको क्या लगाने पड़ेंगे, हॉलो सर्कल्स लगाने पड़ेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, हॉलो सर्कल इस तरह से अप्लाई करेंगे,
ये आपका अब यहां पर ग्राफ है, एंड इसलिए यहां पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स. लेट मी यूज अनदर कलर सो दैट दिस हॉलो सर्कल इज क्लियरली विजिबल. ओके, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉलो सर्कल भी ये वाले पॉइंट्स आपके डिस्कशन में ही नहीं आने वाले हैं, राइट. एंड अगर ये चीज आपको समझ में आ चुकी है तो मुझे लगता है कि सीकेंड इनवर्स और सीकेंड एक्स ऑलरेडी आपके दिमाग में आ चुका होगा कि वो किससे मैच करेगा, वो आपका कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के साथ में मैच करेगा, जो कि कर भी रहा है, ठीक है ना. ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स के जैसा ही आपका यहां पर वैल्यू है, बट एक्सेप्ट द वैल्यूज जहां पे आपको ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मिल रहे हैं, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे सीकेंड ही डिफाइन नहीं होता है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे आपके यहाँ पे दिक्कत अगर है तो वो दिक्कत एक्चुअली इसका मतलब यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, ठीक है ना. इसलिए इस तरह के गोले गोले आपको यहाँ पे नजर आने वाले हैं. डन है क्या? ऑलराइट, सो दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ ऑल द 6 ITF कॉम्बिनेशंस, ठीक है ना. प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 अभी हमने यहाँ पर जो है कंप्लीट करी है. मेरा हर बार यहाँ पर जो है पुश बच्चों को यही रहता है कि आप तो ये 6 ग्राफ याद कर लो. ये 6 ग्राफ अगर आपने याद कर लिए है ना, अलॉन्ग विद द मार्किंग्स. मार्किंग वैसे याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप 1-2 बार में यहाँ पे सीख जाओगे कि यार कहाँ पे मुझे 0 से लेके पाई मार्क करना है, कहाँ पे करना है भाई, ठीक है ना. तो सीकेंड के अंदर हमारा सिलेक्शन, सीकेंड इनवर्स के अंदर सिलेक्शन 0 से लेके पाई वाला ही होता है, रेंज. इसलिए 0 से लेके पाई में आपको y=x वाला यहाँ पे मार्किंग करना है, ठीक है ना. ऐसे ही आप यहाँ पे दूसरे वाले में देख सकते हो कि कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स में आपको y=x वाला मार्किंग कहाँ से कहाँ तक करना है, -π/2 से लेके π/2 में करना है. सो वेरी इजीली यू गेट टू बेसिकली लर्न द ग्राफ एंड अलॉन्ग विद दैट द मार्किंग ऑफ द ग्राफ. बेनिफिट इससे ये है कि मैं किसी भी पॉइंट पे है ना अपनी जो रिक्वायर्ड लाइन सेगमेंट है उसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, राइट. सो इफ वी हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस जहां पर आपको tan इनवर्स ऑफ tan x के साथ में सिग्मा करने के लिए बोल दिया है, जहां पे x की वैल्यू आपकी -1 से लेके 4 तक जा रही है, तो हम यहां पे आंसर कैसे निकालेंगे? डरने की कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि हमें तो यहां पे ग्राफ ही याद हो चुका है. कौन सा ग्राफ? tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ. कैसे होता है? बहुत सारे ऐसे डंडे आते हैं, डंडे डंडे डंडे, इस तरह के डंडे आते रहते हैं हमारे पास में, ठीक है ना. सो हमारे पास जो पहला डंडा हमें चाहिए वो -π/2 से लेके π/2 वाला डंडा चाहिए. फिर नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे चाहिए दैट हैज टू बी फ्रॉम π/2 से लेके 3π/2, राइट. एंड आई थिंक इतने में ही हमारा काम हो जाना चाहिए. टू बी मोर प्रिसाइज हम यहाँ पे ये गोले लगाना सीख चुके हैं, तो गोले एंड पॉइंट्स पे लगा लेते हैं, ठीक है ना. ये गोले क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये गोले बेसिकली ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 के रिप्रेजेंटेशंस हैं. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स अस बेसिकली मार्क आउट द वैल्यूज, ठीक है ना. -π/2, फिर 0 पे यहाँ पे 0 हो गया, फिर π/2 पे यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, फिर यहाँ पे पाई पे 0 हो गया, फिर 3π/2 पे आपका नॉट डिफाइंड है. इस तरह से आपके यहाँ पर ग्राफ ये डंडे डंडे वाला बन जाता है, ठीक है ना. अब यहाँ पे जब मैं इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा? सबसे पहले tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 1 आने वाला है, -1 आने वाला है. tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ -1 आएगा, फिर tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 0 आएगा, फिर tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 1 आएगा, फिर tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 2 आएगा. इतने सारे वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं. tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 3 आएगा, एंड देन लास्ट में tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ 4 आएगा, राइट. लेकिन डरने की बात नहीं है, काफी जल्दी हम यहाँ पर अपने आंसर्स निकालेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे एक एक करके अब नोटिस करना स्टार्ट करो कि आपके वैल्यूज कहाँ लाए कर रहे हैं, ठीक है ना. सो -1 कहीं यहाँ लाए करेगा तो उसका आंसर इस लाइन से गवर्न होने वाला है. 0 पे तो 0 आंसर हम डायरेक्टली ही लिख देंगे. 1 का भी आंसर इसी लाइन सेगमेंट से गवर्न होने वाला है. अगर आप 2 की बात करते हो तो π/2 के बाद में कहीं आपको 2 मिलेगा तो वो इस लाइन से गवर्न आपका आउटपुट करेगा. 3 जो है वो भी इसी लाइन से गवर्न होने वाला है, राइट. एंड 4 जो है वो भी इसी लाइन से गवर्न होने वाला है, ठीक है ना. तो आपको बेसिकली 2 ही लाइंस की इक्वेशन चाहिए, जिसमें से एक तो आपकी y=x है, और दूसरी जो आपकी लाइन है ये क्या है? ये y=x के साथ में कुछ कांस्टेंट है. क्या कांस्टेंट है? कि जब मैं यहाँ पे पाई डालूंगा तो 0 आना चाहिए, मतलब -π वाला यहाँ पर कांस्टेंट दिखाई देगा, राइट. सो अब टेंशन की बात ही नहीं है. आप यहाँ पे 6 वैल्यूज देखो कितने जल्दी लिखने वाले हो. -1 डालना है ये वाली इक्वेशन में, मतलब -1 आएगा. 0 डालना है ये वाली इक्वेशन में तो 0 आएगा. 1 डालना है इसी इक्वेशन में तो यहाँ पर 1 आएगा. फिर आपको 2 डालना है अगली इक्वेशन में तो यहाँ पर आपको 2 - π मिलेगा. ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन है. 3 भी डालना है इसी इक्वेशन में, एंड 4 भी डालना है इसी इक्वेशन में. बस ये आपका आंसर है, राइट. यहां से क्या हो रहा है? आपका 1 1 कैंसिल हो जा रहा है, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली यहाँ पे 2 3 5 एंड 4 मतलब 9 - 3π इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आता है. 9 - 3π मतलब 4th ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होना चाहिए,
राइट? दैट्स हाउ वी आर बेसिकली सॉल्विंग क्वेश्चंस क्विकली बाय यूजिंग द ग्राफ। ग्राफ की मदद से, क्योंकि हम डेफिनेशंस इजीली निकाल पाते हैं। क्लियर? ऑलराइट, सो हम यहां पे लेकिन एक क्वेश्चन और करना चाह रहे हैं विच इज ऑफ दिस कैटेगरी। ये मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आपके पास में कभी कभी इतने इजी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जहां पे ग्राफ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? सो वहां पे हमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मानना है ग्राफ बना के। यहां पर देखो कि आपको अल्फा बोला गया है tan इनवर्स के अंदर tan ऑफ 5π/4। सो आप यहां पे नोटिस करो कि यार यहां पे तो मैं ट्रिग्नोमेट्री को ही बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकता हूं, जबकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में या फिर इसके पहले जो मैंने आपको इलस्ट्रेशंस दिए थे जहां पे साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 7 निकालना था या कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ -8 निकालना था, वहां पे उतने अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने में, है ना, नहीं आ रही थी, लेकिन यहां पे आ रही है, राइट? अगर मैं 5π/4 देख रहा हूं तो इसको तो मैं यहां पे डायरेक्टली बोल सकता हूं कि ये क्या है, ये तो आपका पाई प्लस π/4 है। एंड tan ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा ही होता है। तो ये हो गया आपका बेसिकली सिंप्लीफाइड वर्जन कुछ इस तरीके से। अब tan π/4 आपका 1 होता है और tan इनवर्स ऑफ 1 आपका π/4 होता है। या तो आप इस तरीके से π/4 आंसर रिपोर्ट करो, या फिर आप डायरेक्टली ही बोल दो कि tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ x, अगर x आपका -π/2 से लेके π/2 के बीच में है, तब तो आपका आंसर वही आता है जो आपका इनपुट है। जो आपका इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा। अगर आप π/4 यहाँ पे इनपुट में लेके चलते हो तो π/4 ही आपका यहाँ पे आउटपुट भी होने वाला है, ठीक है ना? तो यहाँ से बहुत ही जल्दी हमारे यहाँ पर क्या आ गया, π/4 आ गया। वैसे ही अगर आप लेट से बीटा को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो भी काफी इजीली किया जा सकता है। आप यहाँ पे बीटा के लिए देखो क्या लिखा है, tan इनवर्स के अंदर माइनस ऑफ tan ऑफ 2π/3 लिखा है। सो tan ऑफ 2π/3 तो पता है ना हमें कि -√3 होता है। सो अगर हमें पता है कि ये -√3 होता है तो माइनस ऑफ -√3 कितना हो जाएगा, +√3 हो जाएगा। एंड tan इनवर्स ऑफ √3 तो हमें पता ही है ना कि ये आपका π/3 होता है, तो टेंशन किस बात की है। एक आपका π/3 आया है, एक आपका π/4 आया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको निकाल के बताना है, तो आपका आंसर आ गया, राइट? सो क्वेश्चन माइट लुक सिमिलर बट जस्ट बिकॉज द एंगल्स आर इजी तो हमारा सॉल्व करने का तरीका चेंज हो गया, ठीक है ना? अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका 7π/12 हो जाएगा, है ना, 7π/12। सी ऑप्शन मतलब आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, राइट? सो दोनों ही सवाल में tan इनवर्स ऑफ tan का रिक्वायरमेंट था, इसमें भी था, इसमें भी था। यहाँ पे हमने डायरेक्ट कन्वर्जन प्रेफर की, यहाँ पर हमने बेसिकली ग्राफ को प्रेफर किया है, राइट? नाउ वी कैन हैव समथिंग लाइक दिस एज वेल। एंड इस तरह के सवाल तो आपके यहाँ पे जेईई एडवांस में भी आए, इनफैक्ट ये भी शायद आपका जेईई एडवांस का ही सवाल है, ठीक है ना? सो आप यहाँ पे ग्राफिकली भी यहाँ पर जो है नंबर ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चंस अब सॉल्व कर सकते हो, जहां पे tan इनवर्स ऑफ tan जैसा भी कॉम्बिनेशन पूछा जा रहा है। अगर आपको इस तरीके से tan इनवर्स ऑफ tan x पढ़ाया गया है जहां पे ग्राफ नहीं सिखाया गया, राइट, या आपको इन जनरल इन 6 के ग्राफ का यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप सोचो कि ये वाला क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे। ये क्वेश्चन बना ही किसके लिए है, ये क्वेश्चन बना ही है ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए, राइट? आपको क्या बोला गया है, tan इनवर्स इस तरह से है, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस आपको इस इक्वेशन के निकाल के बताने हैं, ठीक है ना? एंड आपका जो यहाँ पे सेट है जिसको आप यूज कर रहे हो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, वो ये वाला सेट बेसिकली आप यूज कर रहे हो, राइट? सो ये वाला सेट अगर आप यूज करो तो ठीक है, समझ में आ रहा है हमें यहाँ पे कि यार ये π/2 और -π/2 को बेसिकली एलिमिनेट करना चाह रहे हैं डिस्कशन में से, क्योंकि वहां पे tan को दिक्कत आती है, मतलब इस ग्राफ को दिक्कत आती है, तो वो यहाँ पे हटाना चाहता है। बट इन जनरल अगर मैं देखूं तो -3π/2 से लेकर 3π/2 तक का डिस्कशन है ये, राइट? सो अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आपका आइडिया ये होता है कि मैं LHS को अलग से प्लॉट करूंगा, RHS को अलग से प्लॉट करूंगा, और फिर दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट जो होंगे वही मेरे रियल सॉल्यूशंस का काउंट होगा, राइट? सो हम LHS RHS को प्लॉट करना चाहते हैं, लेकिन LHS को सिंप्लीफाई अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेसिकली अंडर के अंदर 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा आपका √2 के साथ में यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan x, राइट? मतलब अगर आप यहाँ पे इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप यहाँ पे √2 के साथ में mod ऑफ cos x इसको लिख सकते हो, राइट? सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं तो ये हो जाएगा √2 के साथ में mod ऑफ cos x, एंड यहाँ पे आ जाएगा √2 के साथ में tan इनवर्स ऑफ tan x, राइट? तो √2 को तो हटा दो, यहाँ पर आप तो सिंपली यहाँ पे y इक्वल टू mod ऑफ cos x बनाओ और y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x बनाओ। दोनों को ही बनाना बहुत आसान है, इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे इन इंटरवल्स के अंदर वही आपको काउंट करने हैं और आपका आंसर आ गया, समझे क्या? So these questions can be solved only if you are confident about the graph of tan inverse of tan x
सो अगेन ग्राफ याद करना जरूरी है, ये आपका जेई का ही एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑलराइट, सो व्हाट डू आई हैव नाउ, tan इनवर्स ऑफ tan का ग्राफ। ऑलराइट, सो ऐसे कुछ बना लेते हैं। लेट दिस बी द फर्स्ट सेक्शन, देन लेट दिस बी द सेकेंड सेक्शन। सेकेंड सेक्शन तक आते आते 3π/2 कवर हो चुका है क्या, एंड लेट दिस बी द थर्ड सेक्शन। ओके, ऐसा कुछ बना लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है, आप अपनी नोटबुक में और भी यहाँ पर जो है अच्छा ग्राफ बना लेना, ठीक है। यहाँ पर जो है कौन कौन से पॉइंट्स है ये, जहाँ पे ये नॉट डिफाइंड है, π/2 में नॉट डिफाइंड है, इन्होंने भी मना किया है, उस पॉइंट को मत ले लेना। ये आपका पॉइंट पाए है, इसके बाद में यहाँ पे नॉट डिफाइंड फिर से ये 3π/2 पे हो जाता है। यहाँ पे 0 पे ये 0 है, उसके बाद में -π पे ये 0 है, बीच में यहाँ कहाँ दिक्कत आती है, इसको -π/2 पे दिक्कत आती है, एंड देन एंड पॉइंट -3π/2 पे भी दिक्कत है, ठीक है ना। तो इसके बाहर तो मैं वैसे भी नहीं जाना चाहता हूँ, मेरा पूरा डिस्कशन जो है -3π/2 से लेके -π/2 एंड देन -π/2 से लेके π/2 एंड देन π/2 से लेके 3π/2, है ना। इन इंटरवल्स में ही मैं यहाँ पे अपना डिस्कशन देखना चाहता हूँ, यहीं पे मुझे कहीं ना कहीं रियल सॉल्यूशंस ढूंढ के बताने हैं, राइट। अच्छा, अब उसके साथ साथ आप यहाँ पे क्या नोटिस करते हो, उसके साथ साथ आप यहाँ पे नोटिस करते हो कि आपके पास में जो दूसरा ग्राफ यहाँ पे बनाने की डिमांड है वो कौन सी है, cos x का मॉड। cos x बनाना है लेकिन मॉड के साथ में बनाना है, मतलब नीचे वाली चीजें ऊपर पलट के आपको बनानी है, ठीक है। सो cos x के लिए हम यहां पर क्या जानते हैं कि आपका जो ग्राफ है वो 0 पे बेसिकली 1 क्रिएट करता है। अच्छा, और 1 आपका हाइट कम होगा क्योंकि आपकी जो ओवरऑल अभी व्हाइट कलर के ग्राफ की हाइट है वो π/2 और -π/2 के बीच में है, ठीक है ना। सो आपका जो यहाँ पे अब अगला ग्राफ बनेगा वो 1 हाइट तक ही अगर जा रहा है तो थोड़ा ऐसा दबा हुआ सा ग्राफ आपको नजर आने वाला है, राइट। बट अगेन आपको यहाँ पर बेसिकली -π/2 से लेके π/2 के बीच में पता है कि ग्राफ आपका पॉजिटिव रहता है। सो मॉड लेने पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, cos x जैसे बनता है वैसे ही ये भी बन जाएगा। फिर उसके बाद में आपका जो ग्राफ है cos का वो नीचे जाता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे मॉड ले रहे हैं तो पाई पे जैसे आपका -1 बनने की उसकी आदत है, तो -1 ना बन के वो वापस 1 ही बनने वाला है, राइट। एंड 3π/2 पे फिर से 0 तो बनता ही है, राइट। अगेन सिमिलर थिंग हैपेंस ओवर हियर कि आपका जो -π पे वैल्यू है वो बनना चाह रहा था इनिशियली cos -1, लेकिन -1 ना बन के क्या बनेगा, +1 बनेगा। सो आपका यहाँ पर जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा, राइट। सो आपने क्या किया है, आपने बस दोनों ग्राफ्स को एक सिंगल नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर लिया है और यहां से आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये 3 बार इंटरसेक्ट करेगा, 1, 2 और 3। क्योंकि ये 3 बार इंटरसेक्ट करेगा इसलिए 3 सॉल्यूशंस यहां पर आपके आ रहे हैं, 3 रियल सॉल्यूशंस, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी है। ऑलराइट, सो लेकिन फिर से जरूरी क्या है, ग्राफ्स के ऊपर पकड़ बनाना यहां पर काफी जरूरी है, राइट। सो चलिए, हमने यहाँ पर आज के डिस्कशन में अपने जो 2 प्रॉपर्टीज हैं उनको कवर कर लिया है। इन दोनों प्रॉपर्टीज का डिस्कशन में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, इनफैक्ट पहली वाली प्रॉपर्टी तो कब स्टार्ट हुई खत्म हुई पता नहीं चला। सेकंड प्रॉपर्टी जिसके अंदर 6 ग्राफ्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है हर बार, जो हमने यहाँ पर अभी दिया है। एंड आई होप कि इसके बाद में अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कभी भी डाउट नहीं आएगा, जहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan x पूछ लिया, sin इनवर्स ऑफ sin x पूछ लिया, ये सारी चीजें आप इजीली कवर कर पाओगे। और अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिल्ड हो गई है तो आगे वाले वीडियोस भी डेफिनेटली देखना, क्योंकि वहां पे भी मैं ट्राई करूंगा कि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ITF की वो अच्छे से बिल्ड हो जाए, ताकि आपके यहाँ पे जो JEE लेवल के क्वेश्चन है उसके अंदर अगर कोई इन डेप्थ नॉलेज की भी अगर जरूरत पड़ेगी तो आप इजीली उसको कर पाओगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।